नमस्कार दोस्तों। अगर आप एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एडू अचीव क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है आसान भाषा में पूरी एग्जाम तैयारी। अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक गठन और पुनर्गठन। स्वागत है आप सभी का इस डीप डाइव में। हाँ, तो अगर हम आज मध्य प्रदेश का मैप देखें ना, तो ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच एक बहुत ही शांत हृदय प्रदेश जैसा दिखता है। पर इतिहास के पन्नों में मतलब दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर आप इसका इतिहास देखें तो यहाँ मराठों, अंग्रेजों और नवाबों के बीच ऐसी ऐसी खूनी जंग और कूटनीतिक चालें चली गई हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हाँ, और राजाओं के आपसी अहम के कारण मतलब मौसम के हिसाब से राजधानियां तक बदलनी पड़ती थी। तो आज हम इन्हीं ऐतिहासिक स्लाइड्स और दस्तावेजों के आधार पर इस पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे। और मेरा मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सफर सिर्फ तारीखें रटने का नहीं है। देखिए, जब हम प्रशासनिक बदलावों के पीछे की असल वजह समझते हैं ना, तो एग्जाम का कोई भी घुमावदार सवाल हमें फंसा नहीं सकता। एकदम सही बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी पहली स्लाइड पर आते हैं। मैं हेडिंग पढ़ती हूँ, मध्य प्रदेश निर्माण के 4 प्रमुख चरण। तो दस्तावेजों के हिसाब से ये रातों रात नहीं बना था, इसके 4 स्पष्ट चरण हैं। हाँ, और ये चरण बहुत लॉजिकल है। पहला है 1947 से पूर्व, मतलब आजादी के पहले का समय। फिर दूसरा आता है 1947 से 56 का गठन काल। हाँ, और तीसरा चरण है 1956 से सन 2000 तक का सफर। और चौथा 1 नवंबर 2000 से जो आज का हमारा वर्तमान स्वरूप है। तय हुआ कि कौन सा हिस्सा किस रियासत में जाएगा। तो आज की हमारी इस चर्चा का फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं पहले और दूसरे चरण का विस्तृत अध्ययन करना है। सही का। तो चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। दूसरी स्लाइड आ गई है स्क्रीन पर। हेडिंग है 1740 गोंडवाना पर मराठा आक्रमण। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हम जानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र पर एक लंबे समय तक गोंड वंश का शासन था। पर 1740 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या है ना कि राजनीतिक शून्यता कभी ज्यादा देर टिकती नहीं है। उस समय मराठा साम्राज्य पूरे फॉर्म में था और उन्हें संसाधनों की जरूरत थी। तो उन्होंने सीधे आक्रमण कर दिया। जी हाँ, मराठा पेशवा राघोजी प्रथम ने गोंडवाना पर आक्रमण करके गोंडों को हरा दिया। अब एग्जाम पॉइंट ये है कि इसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े भूभाग पर पहली बार मराठों का अधिकार स्थापित हुआ। तो ये पहला बड़ा बदलाव था। लेकिन मराठों का राज भी कोई हमेशा के लिए तो रहा नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो कुछ ऐसा था जैसे कोई कंपनी मार्केट में राज कर रही हो और अचानक कोई तीसरी मल्टीनेशनल कंपनी आकर पूरा मार्केट ही कैप्चर कर ले। और यही हमारी तीसरी स्लाइड दिखाती है। हेडिंग है 1818 अंग्रेजों का मध्य प्रदेश में प्रवेश। ये एनालॉजी काफी सटीक है। 1818 बेसिकली तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध यानी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का साल था। इस युद्ध में मराठा पेशवा अप्पाजी भोसले की हार हुई थी और अंग्रेज तो बस इसी ताक में थे। हाँ, उन्होंने संधि के तहत तुरंत गोंडवाना का महाकौशल क्षेत्र, जिसे आज हम जबलपुर कहते हैं, उसे अपने अधिकार में ले लिया। अच्छा, सिर्फ महाकौशल? नहीं, वो वहीं नहीं रुके। मराठों के सामंत जो सिंधिया शासक थे, उनसे सागर और नर्मदा क्षेत्र भी छीन लिए गए। दस्तावेजों में इन्हें सौगोर और नरबुड्डा कहा गया है। तो महाकौशल, सागर और नर्मदा, मतलब इन तीनों पर कब्जा करके अंग्रेजों ने मध्य भारत में पूरी तरह से एंट्री ले ली थी। तो इन सब का असल मतलब क्या है? क्या अंग्रेज यहीं रुक गए? अंग्रेजों का पेट इतनी आसानी से कहां भरता था? स्लाइड 4 भी यही कह रही है। हेडिंग है 1853 डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि डलहौजी ने युद्ध का रास्ता नहीं चुना। 1853 में नागपुर विदर्भ के मराठा पेशवा राघोजी तृतीय की निसंतान मृत्यु हो गई। मतलब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बिल्कुल। और डलहौजी की कुख्यात हड़प नीति के तहत नियम साफ था कि बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों का सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। बाप रे, तो सीधे सीधे लीगल डकैती थी। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप पूरा नागपुर और विदर्भ सीधे अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। मतलब अब जबलपुर से लेकर नागपुर तक का पूरा बेल्ट उनका था। बिना एक भी गोली चलाए साम्राज्य इतना विशाल हो गया। लेकिन इतने बड़े और
अलग अलग तरह के क्षेत्र को संभालना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और इसी चुनौती का हल उन्होंने 1854 में निकाला। जो कि हमारी 5वीं स्लाइड है। हेडिंग है 1854 दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, अंग्रेजों ने बहुत स्मार्टली पूरे शासन को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला था डायरेक्ट कंट्रोल, यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण, जहां वो खुद बैठे थे। हाँ, इसमें महाकौशल, सागर, नर्मदा और नागपुर विदर्भ शामिल थे। और दूसरा था इनडायरेक्ट कंट्रोल, अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इसके लिए उन्होंने CIA यानी सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाई। अच्छा, ये CIA वाली बात एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। बिल्कुल। इसके दायरे में ग्वालियर, इंदौर, बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें थीं। राजा गद्दी पर थे, पर असली रिमोट अंग्रेजों के हाथ में था। इसके प्रथम रेजिमेंट R. हैमिल्टन थे और इसका मुख्यालय इंदौर में था। पर ये शांति ज्यादा दिन टिकी नहीं। छठी स्लाइड की हेडिंग है 1857 की क्रांति, मराठों का पलटवार। तो अंग्रेजों को ये भारी पड़ गया। बहुत भारी पड़ा। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र वही क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, जैसे गोंडवाना, महाकौशल, नागपुर, नर्मदा और सागर। जहां सबसे ज्यादा सख्ती थी, वहीं सबसे बड़ा धमाका हुआ। हाँ, मराठों और स्थानीय लोगों के भीषण हमलों से ये क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ से जाते जाते बचा। मतलब खौफ इतना था कि अंग्रेजों को समझ आ गया कि इस इलाके को पुरानी व्यवस्था से नहीं चलाया जा सकता। एक सख्त सिस्टम चाहिए था। हाँ। और इसीलिए 7वीं स्लाइड आती है। हेडिंग है 1861 सेंट्रल प्रोविंस यानी CP का गठन। यहाँ 2 नवंबर 1861 की डेट काफी हाईलाइट की गई है। हाँ, क्योंकि इस दिन भयवश अंग्रेजों ने बहुत सख्त कमिश्नरी क्षेत्र या कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया। उन्होंने महाकौशल, नर्मदा, जिसमें सागर भी था, नागपुर विदर्भ और छत्तीसगढ़, इन चारों को मिलाकर एक नया प्रांत CP बना दिया। और मुख्यालय नागपुर को रखा। जी, क्योंकि नागपुर भौगोलिक रूप से इन चारों का बिल्कुल मुख्य केंद्र था। हाँ, तो प्रशासन थोड़ा टाइट हो गया। 8वीं स्लाइड पर चलते हैं। हेडिंग है 1864 से 1903 साम्राज्य का विस्तार। यहाँ एक क्रिटिकल सवाल ये उठता है कि जब अंग्रेज इतने ताकतवर थे तो उन्होंने सीधे कब्जा करने के बजाय लीज का रास्ता क्यों चुना? ये बहुत ही कूटनीतिक चाल थी। 1857 की क्रांति के बाद वो समझ गए थे कि सीधा कब्जा मतलब नहीं भगावत। इसलिए 1864 में उन्होंने निमाड़ क्षेत्र को CP में शामिल किया। अच्छा। और फिर 1903 में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। हैदराबाद के निजाम महबूब अली खान से पूरा का पूरा बराड़ क्षेत्र 25 लाख रुपए वार्षिक आय पर लीज पर ले लिया। क्या बात है! 25 लाख उस समय भी अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं थी, खासकर बराड़ जैसे समृद्ध क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, ये कौड़ियों के भाव वाला सौदा था। फिर स्लाइड 9 बताती है कि ये लीज भी परमानेंट नहीं थी। हेडिंग है 1921 और 1936 पूर्ण विलय और गवर्नर रूल। देखिए, अब भारत शासन अधिनियम 1919 के आते आते जनता का गुस्सा सख्त कमिश्नरी सिस्टम पर फूटने लगा था। तो दबाव बन रहा था। हाँ, तो 1921 में जनता को शांत करने के लिए CP को कमिश्नरी से हटाकर गवर्नर रूल में बदल दिया गया। और फिर 24 अक्टूबर 1936 को जब हैदराबाद के निजाम कमजोर पड़ गए तो अंग्रेजों ने बरार पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। मतलब लीज खत्म और सीधा कब्जा। जी, और इसका नया नाम हो गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यानी CP एंड बरार। और ये एग्जाम के लिए बहुत अहम है कि ये अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया था। ये पूरा सेगमेंट ही ऐसा था कि जैसे तैसे अंग्रेजों ने पूरा भारत समेट लिया, लेकिन असली भूचाल तो आजादी के बाद आया। हम अपनी 10वीं स्लाइड पर हैं। 1947 स्वतंत्रता पश्चात रियासतों का एकीकरण। हाँ, ये एक अलग ही लेवल की चुनौती थी। मतलब ये तो ऐसा था ना कि एक बिखरे हुए घर के 79 कमरों को या कहें रियासतों को समेटकर एक नई इमारत बनानी हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। मध्य प्रदेश में कुल 79 देसी रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स, और इन्हें संभालना बहुत मुश्किल था, तो इन्हें 4 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया। पार्ट A, B, C और हाँ, पार्ट A में प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली बड़ी रियासतें थीं। पार्ट B में अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली बड़ी रियासतें, जैसे मालवा और ग्वालियर। पार्ट C में अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली छोटी रियासतें थीं, जिसे विंध्य प्रदेश कहा गया। और चौथी एक अकेली रियासत थी, भोपाल, जो अलग ही जिद पर अड़ी थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले स्लाइड 11 और 12 को देखते हैं। हाँ। हेडिंग्स हैं पार्ट A सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और पार्ट A की 15 देसी रियासतें।
यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एग्जाम फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। जी, पार्ट ए का गठन 1 जनवरी 1948 को हुआ। राजधानी इसकी नागपुरी ही रही और इसके प्रथम सीएम बने पंडित रविशंकर शुक्ल और प्रथम राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। और इसका ढांचा कैसा था? इसमें 5 संभाग और 22 जिले थे और कुल 15 रियासतें इसमें शामिल की गईं, जैसे चांगभखार, बस्तर, जशपुर, राजनांदगांव, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, खैरागढ़, सरगुजा, उदयपुर और सक्ती। लेकिन कंपटीशन एग्जाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है वो है मकड़ाई रियासत। बिल्कुल सही। क्योंकि वर्तमान में ये हरदा जिले में आती है और आज के मध्य प्रदेश में शामिल पार्ट ए की ये एकमात्र पूरी रियासत है। बाकी सब तो विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में चली गई। हाँ, यही वो ट्रिकी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में रैंक डिसाइड करते हैं। मकड़ाई को बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब स्लाइड 13 और 14 पर चलते हैं। हेडिंग है पार्ट बी मध्य भारत या मालवा यूनियन और पार्ट बी की 25 देशी रियासतें। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है क्योंकि यहाँ 2 राजधानियों का मजेदार कॉन्सेप्ट था। ये मजेदार भी था और उस समय की मजबूरी भी। हाँ, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां। राइट। हाँ। इसका गठन 28 मई 1948 को हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे मध्य भारत नाम मिला। इसके राज प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया थे और उपराज प्रमुख यशवंतराव होलकर थे। मतलब ग्वालियर और इंदौर दोनों को खुश रखना था। बिल्कुल। प्रथम सीएम लीलाधर जोशी बने और प्रथम राज्यपाल तख्तमल जैन। और क्योंकि सिंधिया और होलकर के बीच पावर बैलेंस करना था तो 5.5 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर रहती थी और 6.5 महीने के लिए शीतकालीन राजधानी ग्वालियर। क्या बात है। और इसमें 25 रियासतें थीं, 3 संभाग और 16 जिले थे। जी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है खनियाधाना रियासत का स्थानांतरण। ये मूल रूप से ग्वालियर रियासत मतलब पार्ट बी का हिस्सा थी। हाँ। लेकिन इसका आकार बहुत छोटा था। तो इतने छोटे हिस्से को पार्ट बी में रखना ठीक नहीं लगा, तो इसे खींचकर पार्ट सी यानी विंध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। बिल्कुल सही फैक्ट है। चलिए अब पार्ट सी की बात करते हैं जो 15वीं और 16वीं स्लाइड में है। हेडिंग्स हैं पार्ट सी विंध्य प्रदेश और पार्ट सी की 38 छोटी रियासतें। तो ये पार्ट सी कैसे बना था? ये बेसिकली बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 छोटी छोटी रियासतों का एक समूह था जिसे वीपी मेनन ने 12 मार्च 1948 को एक साथ जोड़कर बनाया था। अच्छा, और 1 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः पार्ट सी का दर्जा मिल गया। हाँ, इसकी राजधानी रीवा थी और उप राजधानियां नौगांव और छतरपुर थीं। इसके राज प्रमुख रीवा के मार्तंड सिंह थे और उपराज प्रमुख पन्ना के यादवेंद्र सिंह बने। और सीएम? प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल थे और यहाँ एक 60 सदस्यों वाली विधानसभा भी थी जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। मतलब ये काफी वेल स्ट्रक्चर्ड हो गया था। लेकिन 68 रियासतें तो सेटल हो गईं। एक अभी भी बाकी थी, भोपाल। हाँ, वो सबसे बड़ा सिरदर्द थी। स्लाइड 17 की हेडिंग ही यही है, भोपाल रियासत एकीकरण की अंतिम चुनौती। ये एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल। भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खान इस जिद पर अड़े थे कि वो भारत संघ में शामिल नहीं होंगे। 1818 से उन्हें ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त था और उसी के दम पर वो भोपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए रखना चाहते थे। लेकिन जनता तो ये नहीं चाहती थी ना? एकदम नहीं। इसके विरोध में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गया और इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिन्हें नवाब ने जेल में डाल दिया था। जी हाँ, नवाब ने आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की और इसी टकराव का नतीजा था वो भयानक घटना जो स्लाइड 18 में है। मैं हेडिंग पढ़ती हूँ, बोरास हत्याकांड और अंतिम विलय। ये इतिहास का बहुत ही भारी और दर्दनाक पन्ना है। बहुत ही दुखद घटना थी ये। 14 जनवरी 1949 की बात है। मकर संक्रांति का दिन था। नर्मदा नदी के तट पर रायसेन के बोरास गांव में निहत्थे लोग तिरंगा फहरा रहे थे और उन पर गोलियां चला दी गईं। हाँ, नवाब की पुलिस ने उन निहत्थे देशभक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। बाप रे, तो इसके बाद तो दिल्ली में बैठे नेता शांत नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। इस जघन्य हत्याकांड के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब को बहुत सख्त चेतावनी दी। दबाव इतना ज्यादा था कि 30 अप्रैल 1949 को नवाब को मजबूरन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। फाइनली। हाँ,
और 1 जून 1949 को भोपाल पूर्ण रूप से पार्ट सी का हिस्सा बन गया। इसके प्रथम मुख्यमंत्री वही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने और यहाँ 30 सदस्यीय विधानसभा बनी, जिसके अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद थे। तो इस तरह जाकर ये पूरा एकीकरण संपन्न हुआ। अब हम अपनी आखिरी 19वीं स्लाइड पर आ गए हैं। हेडिंग है मास्टर चीट शीट 1947 से 56 का प्रशासनिक ढांचा। जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें या इसे अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल, चलिए मैं इन 79 रियासतों का एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। हाँ प्लीज। पार्ट ए यानी सीपीएन बरार, राजधानी नागपुर, 15 रियासतें, गवर्नर ई राघवेंद्र राव और सीएम पंडित रविशंकर शुक्ला। फिर पार्ट बी यानी मध्य भारत, राजधानी इंदौर और ग्वालियर, 25 रियासतें, राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया और सीएम लीलाधर जोशी। राइट। फिर पार्ट सी विंध्य प्रदेश, राजधानी रीवा, 38 रियासतें, राज प्रमुख मार्तंड सिंह और सीएम शंभुनाथ शुक्ला। और आखिर में भोपाल। जी, पार्ट सी का ही हिस्सा स्वतंत्र भोपाल, राजधानी भोपाल, 1 रियासत, हस्ताक्षरकर्ता नवाब हमीदुल्लाह खान और सीएम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। परफेक्ट। ये चीट शीट सच में बहुत काम किए। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा अब समाप्ति की ओर है, पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, अगर 1818 में मराठों ने अंग्रेजों को हरा दिया होता या अगर भोपाल सच में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया होता, तो आज मध्य प्रदेश और बल्कि पूरे भारत का नक्शा कैसा दिखता? ये सच में सोचने पे मजबूर करने वाला विषय है। बिल्कुल, इतिहास में अगर और मगर के मायने बहुत गहरे होते हैं। जी, उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक गठन और पुनर्गठन की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें और ऐसे ही एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए एडुअचीव क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।